हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला चलाई जा रही है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आपको 2011 से 2023 तक के प्रश्नों की श्रृंखला प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि यूपीएससी के जो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हैं उसके दो प्रॉफिट होते हैं। पहला प्रॉफिट तो ये होता है कि एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कि एक आध दो क्वेश्चन रिपीट हुए। और दूसरा प्रॉफिट ये होता है कि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगा लेते हैं, लास्ट 10 ईयर या 5 ईयर इस तरीके से क्वेश्चन लगा लेते हैं, तो आपको यूपीएससी का पैटर्न पता चल जाता है। जैसे आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, आपका फाउंडेशन वैल्यू बना हुआ है तैयारी का, उसके बाद आपको एक पीक लेवल पे आने के लिए तो आप बार बार जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं तो उससे आपको ये पता चलता है कि आपको क्या पॉइंट आपका रह गया है, और आपका पढ़ने का जो तरीका है उस तरीके में चेंजेस का रहता है कि आपने अगर इस बेसिस पे पढ़ा तो आप उस बेसिस पे आके अपने क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर आपसे नहीं होता है तो आप अपने, अभी तो आपके पास टाइम है तो आप अपने पढ़ने का तरीका भी चेंज कर सकते हैं कि इसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से पढ़ना था। क्योंकि प्रत्येक चीज़ को जब आप 1 से 2 बार या 3 बार जितने बार रिवाइज करते हैं तो उसमें नया ही मिलता है। जैसे आप एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी को ही पढ़ रहे हैं या स्पेक्ट्रम की बुक को ही पढ़ रहे हैं, तो जब आप पहली बार पढ़ेंगे या कोई एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो इतना चीज़ें समझ में नहीं आती है, लगता तो है पढ़ लिया है लेकिन वो उस तरीके से नहीं होता है। सेकेंड टाइम पढ़ते हैं तो कुछ और नया मिलता है, थर्ड टाइम पढ़ते हैं तो और नया मिलता है। तो इस तरीके से रिवीजन जब बार बार करते हैं तो उसमें कुछ नए पॉइंट भी आपको मिलते ही हैं उसी बुक को बार बार पढ़ने पर। और इस तरीके से आगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर हो जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला पेपर है वो 2023 का है। 2023 का सॉल्व करेंगे, फिर 2022, 2021, इसी तरीके से आपको 2011 तक के सभी टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। और आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जाएगा, तो जिससे आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है वो क्वेश्चन भी बन जाएगा, साथ ही साथ आपको और भी नए पहलू जानने को मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि धान्यकटक जो महासांगिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से एक क्षेत्र में अवस्थित है। तो आपको बताना है कि इसके अंतर्गत कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन ए आता है आंध्र, ऑप्शन बी गांधार, ऑप्शन सी कलिंग, ऑप्शन डी मगध आता है। तो इसमें आपका जो उत्तर है ऑप्शन ए होगा, आंध्र होता है। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि धान्यकटक जो है वह वर्तमान में दक्षिण पूर्व भारत के आंध्र प्रदेश में अमरावती के निकट स्थित एक छोटा सा नगर है, जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध ने संभला कि राजाओं को कालचक्र धर्म के सार स्वरूप की शिक्षा दी हुई थी। अमरावती धरणीकोटा या धरणीकोटा इतिहास में तीसरी बार कोटा शासकों की राजधानी बना था। गुंटूर के बेलपुरी में एक मंदिर में पाए गए शिलालेख के अनुसार अमरावती को निम्नलिखित प्रकार से वर्णित किया जाता है। चलिए तो जान लेते हैं इसकी व्याख्या को कि श्री धान्यकटक नाम का एक नगर है जो देवताओं के नाम से श्रेष्ठ है, जहाँ अमरेश्वर नाम के शंभु मंदिर की पूजा देवताओं के राजा इंद्र द्वारा, जहाँ भगवान बुद्ध को भी पूजा जाता है। यहाँ एक बहुत ऊंचा चैत्य होता है जो विभिन्न मूर्तियों से सुशोभित है, जिससे यह पता चलता है कि यह स्तूप अपने काल के चरमोत्कर्ष पर था। इसके संदर्भ में आता है, तो ये आपकी उपयुक्त व्याख्या हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन दिया गया है कि स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। दूसरा दिया गया है कि स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपाकार होता है। तीसरा दिया गया है कि बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो इसमें बताना है, आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा कि इसमें केवल 2 ही कथन सत्य हैं। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि स्तूप की संकल्पना जो है वह स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित समाधान टीले थे। स्तूप शब्द का उल्लेख ऋग्वेदिक, अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता, पंचविंश ब्राह्मण में मिलता है। इसके कारण पहला कथन तो आपका सत्य नहीं है। ऋग्वेद में वन में देवता वरुण द्वारा बनाई गई स्तूप का उल्लेख मिलता है, जिसकी कोई नींव नहीं होती थी। ऋग्वेद में एस्तुका शब्द का उपयोग भी इसी अर्थ में किया गया है। वस्तुतः उस समय भूमि पर निर्मित ढेर या टीले को स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः यह अवशेषों का निक्षेपाकार था, जिसमें मृतकों की अवशेष एवं राख को रखा जाता था। वैदिक परंपरा के स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, तो इस कारण से आपका दूसरा कथन सही है। तीसरा आता है अवदान शतक, महावदान, स्तूप वदान जैसे बौद्ध ग्रंथों से स्तूपों के स्मारक पहलुओं का उल्लेख किया गया।
यहीं तक कि राया पर्शिनिया सुत जैसे जैन साहित्य में भी इसका उल्लेख मिलता है। मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान की पूजा करने की सामान्य जन की गहरी आस्था के परिणाम स्वरूप स्तूप में आगे चलकर अपना संकल्प अर्पित संरचना स्वरूप प्राप्त किया गया है। तो इस कारण से आपका कथन तीसरा भी सही है। तो आपका पहला कथन तो इसमें गलत है, आपका दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। ये इसकी प्रमुख व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुमपुहार और मुचीरी किस रूप से विख्यात है। ऑप्शन ए आता है राजधानी नगर, ऑप्शन बी पत्तन नगर, ऑप्शन सी लोहे और इस्पात निर्माण केंद्र, ऑप्शन सी जैन तीर्थंकरों के चैत्य। तो इसमें उत्तर जो आपका होगा ऑप्शन बी होगा कि आपके कोरकई जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर थामिराबरानी नदी के मुहाने के समीप स्थित पांडव का पत्तन है। इस पत्तन के समीप गंगा घाटी के आसपास प्राचीन रोमन सभ्यताओं को साथ में विकसित व्यापार के प्रमाण प्राप्त हुए और प्रथम शताब्दी में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी नामक पुस्तक में तमिलनाडु के अन्य पत्तनों के साथ कोरकोई का उल्लेख मिलता है। पुमपुहार के बारे में, पुमपुहार तमिलनाडु के मरिया दुत्तरई या माइला दुत्तरई जिले का एक कस्बा है। यह एक समृद्ध प्राचीन पत्तन नगर था जिसे कावेरी पूमपट्टिनम के नाम से भी जाना जाता है, जो कुछ समय के लिए तमिलकम से में प्रारंभिक चोल राजाओं की राजधानी भी थी। पुहार कावेरी नदी के मुहाने पर समीप समुद्र तट पर स्थित है। ये पुमपुहार के बारे में। नेक्स्ट आता है आपका मुजरिस या मुंचीरी के बारे में। मुचीरी केरल का एक पत्तन नगर है। यह विश्व के सबसे प्राचीन पत्तनों में से एक था। संगम साहित्य में मुचीरी पत्तन पर काली मिर्च के लिए आने वाले रोमन जहाज़ों का वर्णन मिलता है और वर्ष 1341 में मालाबार तट पर पेरियार नदी बेसिन में बाढ़ आने के कारण मुचीरी पत्तन विनिष्ट हो गया था। इन पत्तन के अवशेषों को भारत की सबसे बड़ी संरक्षण परियोजनाओं में एक मुजीर विरासत परियोजना के तहत संरक्षित किया जा रहा है। इसके संदर्भ में ये प्रमुख विकल्प रहे, जिसमें दूसरा विकल्प आपका सत्य है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविता यथा वर्णित वटकिरुतल प्रथा को स्पष्ट करती है। तो आपको बताना है कि वटकिरुतल प्रथा को कौन सी प्रथा वर्णित करती है। ऑप्शन ए आता है राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना, ऑप्शन बी आता है राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन के विषयों का विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना, ऑप्शन सी आता है कि किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों में निगरानी करना और चिड़ियों तथा पशुओं को भगाना, और ऑप्शन डी आता है युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन अनुष्ठानिक मृत्युकरण करना इसके संदर्भ में आता है। तो आपका वटकिरुतल जो है वह ऑप्शन डी के साथ कहिए कि युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन अनुष्ठानिक मृत्युकरण करना इसके संदर्भ में ये प्रथा आती है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि वटकिरुतल आमरण अनशन करने वाला एक तमिल अनुष्ठान है। यह विशेष रूप से संगम काल में प्रचलित था। तमिल राजा अपने सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उत्तर दिशा के सन्मुख यह प्रतिज्ञा करते थे कि वे युद्ध में कभी भी अपनी मृत्यु का सामना करने से पीछे नहीं हटेंगे, और यह अनुष्ठान या तो अकेले या बंदी राजा के समर्थकों द्वारा एक समूह के रूप में किया गया था या किया जाता था। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित साम्राज्यों का पर विचार कीजिए। पहला आता है होयसल, दूसरा आता है गहलवाड़, तीसरा आता है काकतीय और चौथा आता है यादव। उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों में अपने राज आधे 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए थे। तो इसमें आपका जो उत्तर है ऑप्शन डी है, क्योंकि किसी ने भी 8वीं शताब्दी में ये स्थापित नहीं किए हुए थे। व्याख्या देख लेते हैं होयसल साम्राज्य के बारे में कि होयसल उन शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था जिसने 10वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में शासन किया था। होयसल साम्राज्य की राजधानी आरंभ में बेलूर में अवस्थित थी, जिसे बाद में हॉलीवुड में स्थानांतरित किया गया था। होयसल साम्राज्य के शासनकाल से दक्षिण भारतीय कला, वास्तुकला एवं धर्म का विकास हुआ तथा इसकी विरासत मुख्य रूप से होयसल वास्तुकला में निहित है। नेक्स्ट आता है गहलवाड़ के बारे में, जो कि राजवंश 12वीं से 13वीं शताब्दी में हुए मुस्लिम आक्रमण से पहले उत्तर भारत का एक साम्राज्य था। इसकी कालावधि 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य तक थी, जिसमें प्रारंभिक मध्यकालीन उत्तर भारतीय राजनीति की सभी विशेषताओं जैसे वंशवादी प्रतिद्वंद्विता और गठबंधन, सामंती राज्य संरचना, ब्राह्मणवादी सामाजिक विचारधारा पर पूर्ण निर्भरता तथा बाह्य आक्रमण के प्रति सुवेद्यता आदि शामिल है। नेक्स्ट आते हैं काकतीय और यादव वंश के बारे में। यह 13वीं और 15वीं शताब्दी तक दक्षिण भारतीय इतिहास में दो अलग अलग चरणों में विभाजित है। 13वीं शताब्दी की शुरुआत को चोल एवं
एवं चालुक्यों को विघटन के चिन्हित किया जाता है। चोलों के पतन के बाद दक्षिण में पांड्य और होयसल का उदय हुआ तथा इस क्षेत्र के उत्तर में काकतीय एवं यादवों का उदय चालुक्य शक्ति के पतन के परिणाम स्वरूप हुआ। ये राज्य 1 शताब्दी से भी अधिक समय तक अस्तित्व में रहे। मतलब कि ये सभी के अलग अलग कार्यकाल रहे, लेकिन ये किसी का भी 8वीं सदी में कार्यकाल नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, मतलब कि इसमें साहित्यिक कृति और रचनाकार दिए गए हैं। तो इसमें देवी चंद्रगुप्तम बिल्हड़, हमीर महावाक्यम जो है नय चंद्र सूरी, मिलिंद पन्ह नागार्जुन, नीति वाक्यमृत्यम सोमदेव सूरी। तो इसमें उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही है इसको बताना है। तो इसमें आपके केवल 3 सही हैं। चलिए तो जान लेते हैं 3 कौन कौन से सही हैं। इसमें आपका देवी चंद्रगुप्तम विशाखादित्य से संबंधित है, हमीर महाकाव्य नए चंद्र सूरी से, मिलिंद पन्ह जो है नागसेन नागार्जुन से, और नीति वाक्यमृत्य जो है सोमदेव सूरी से संबंधित है। तो एक दूसरे से ये इस तरीके से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। तो उपयुक्त कथन में भारत में निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय की एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन ए बुद्ध परंपरा, ऑप्शन बी जैन परंपरा, ऑप्शन सी शैव परंपरा और ऑप्शन डी आता है वैष्णव परंपरा। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, जो जैन परंपरा को संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि जैन परंपरा के अंतर्गत माना गया है कि सभी प्राणियों में एक तत्व निहित है, जिसे आत्मा कहते हैं। जैसा कि आधुनिक जैन आचार्य गुरुदेव चित्रभानु लिखते हैं, ब्रह्मांड केवल मानवता के लिए नहीं है, यह सभी जीवित प्राणियों के विकास का क्षेत्र है। जाति, रंग, पंथ या राष्ट्रीयता के आधार पर बिना किसी के भेदभाव सभी का जीवन पवित्र है। छोटी चींटी या सूक्ष्मतम जीव सहित सभी स्तरों पर मौजूद जीवों का जीवन पवित्र है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पौधे जैसे स्थिर इकाइयों में भी आत्माएं हैं जिनमें से सभी एक ही भावना या ग्रंथि है, स्पर्श की भावना। इसके साथ ही गतिशील इकाइयों में आत्माओं के संवेदी अंगों में भिन्नताएं, जैसे कीट में 2 ग्रंथि स्पर्श और स्वाद, चींटी में 3 ग्रंथियां स्पर्श स्वाद गंध, मधुमक्खी में 4 ग्रंथियां स्पर्श स्वाद गंध और दृष्टि, तथा जानवरों और मानव में 5 ग्रंथियां स्पर्श स्वाद गंध दृष्टि और श्रवण होती हैं। तो ये प्रमुख ग्रंथियां आती हैं। विजयनगर साम्राज्य में इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होता है ऑप्शन ए देवराव प्रथम के द्वारा। देवराव प्रथम जो है वह तुंगभद्रा नदी पर एक बांध का निर्माण कराया। इस बांध से नहरों के माध्यम से नहरों और गांवों को पेय या सिंचाई हेतु जलापूर्ति उपलब्ध होती थी। नेक्स्ट आता है मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था। तो ये आपका ऑप्शन सी होगा कि बहादुर शाह के द्वारा यह पुर्तगालियों को सुपुर्द किया गया था। कि 16वीं शताब्दी के आरंभ में मुगल सम्राट हुमायूं के आक्रमण से गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह अत्यधिक दबाव में आ गया। तत्कालीन परिस्थितियों में उसने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का निर्णय लिया, जिनके पास उस समय सक्रिय समुद्री शक्ति थी, जिसके जरिए 15वीं शताब्दी के अंत में वे भारत पहुंचे थे। वर्ष 1534 में शाह ने पुर्तगालियों के साथ बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किया और आगे चलकर दीव के साथ साथ साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों जैसे वसई और वर्तमान मुंबई स्थित द्वीपों को भी पुर्तगालियों को सौंप दिया। 1559 में पुर्तगालियों ने शाह वेदामन को प्राप्त किया। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया था। तो इसमें ऑप्शन ए आता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी पीट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी आता है 1793 का चार्टर एक्ट और ऑप्शन डी आता है 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है वह ऑप्शन डी है कि 1833 का चार्टर एक्ट। चलिए तो जान लेते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में कि यह अधिनियम ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम निर्णायक कदम था। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाने के साथ उनके सभी नागरिक और सैनिक शक्तियां प्रदान की गईं। इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा पहली बार तत्कालीन भारत में ब्रिटिशों के अधीन संपूर्ण क्षेत्र को भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में लाया गया और इस अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सारभूत रूप से विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है। ऑप्शन ए आता है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत,
ऑप्शन बी आता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑप्शन सी आता है विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति और ऑप्शन डी आता है विधि के समक्ष समता। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होता है ऑप्शन सी आता है, क्योंकि विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय विधि की समक्ष निष्पक्ष प्रयुक्ति से होता है। चलिए तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि इसकी व्याख्या के संदर्भ में आता है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत न केवल इस बात पर निर्भर करता है या विचार करता है कि क्या कोई कानून किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने हेतु मौजूद है, बल्कि यह भी विचार करता है कि कहीं कानून उचित, न्यायपूर्ण और मनमाना तो नहीं है। विधि की सम्यक प्रक्रिया एक संवैधानिक गारंटी है जो सरकार को नागरिकों की अपमानजनक तरीके से प्रभावित करने से रोकती है। सम्यक प्रक्रिया की आधुनिक परिभाषाओं में स्वतंत्रता के हितों की विविधता जो कानूनों और विनियमों का उल्लंघन नहीं करते, साथ ही प्रक्रियात्मक नियम जिन्हें न्यायालयों के लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु बनाए रखने में शामिल है। इसकी उत्पत्ति किंग जॉन के मैग्ना कार्टा के अध्याय 39 में देखी जा सकती है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी फ्रीमैन को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा या नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा जब तक देश के कानून द्वारा एक वाक्यांश जो न्यायालय की पारंपरिक प्रथाओं को संदर्भित करता है ऐसा नहीं किया जाता। यह वाक्यांश विधि की सम्यक प्रक्रिया मूल रूप से किंग एडवर्ड III के 1354 के कानून में मैग्ना कार्टा के देश के कानून को प्रतिस्थापन के रूप में उभरा है, जिससे मैग्ना कार्टा की व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी को दोहराया गया है, इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों में करती हैं। दूसरा कथन आता है कि भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा है। तो इसमें कथन 1 और 2 दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए दिया गया है कि कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी आता है कि कथन 1 और 2 दोनों सत्य है लेकिन कथन 2 1 की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी में कथन 1 सही है, कथन दूसरा गलत है, और ऑप्शन डी में कथन 1 गलत हो, दूसरा कथन सही है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा कि इसमें कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, जो कि 2 1 की व्याख्या भी करता है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची 2 की प्रविष्टि की संख्या के तहत 4 के तहत जेल या उसमें बंद व्यक्ति राज्य सूची का विषय है। जेलों और कैदियों का शासन एवं प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जो इस संबंध में उचित कार्यवाही के लिए सक्षम है। हालांकि आपराधिक न्याय प्रणाली में जेलों के महत्व को देखते हुए गृह मंत्रालय जेल प्रशासन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है। कारागार अधिनियम 1894 जो कारागारों या जेलों को नियंत्रित करता है, जिसके तहत जेलों के प्रबंधन प्रशासन राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार आते हैं, जिसमें कथन 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं, जो कि उपयुक्त की व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि आपका 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन ए दिया गया है कि यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। ऑप्शन बी आता है कि वह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है। ऑप्शन सी आता है कि यह सरकार की शक्तियों की परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, और ऑप्शन डी आता है कि यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी सही होगा, जो कि सरकार की नीतियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। व्याख्या के संदर्भ में देखा जाए तो किसी भी संविधान का मुख्य उद्देश्य एक सरकार के मौलिक सिद्धांतों, संरचना, कार्यों को स्थापित करना और देश के भीतर व्यक्तियों के अधिकारों, स्वतंत्रता को परिभाषित करना है। संविधान देश के सर्वोच्च कानून के रूप में कार्य करता है, शासन हेतु एक रूपरेखा प्रदान करता है, शक्ति संतुलन सुनिश्चित करता है, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है तथा राज्य के कामकाज या कार्यप्रणाली का मार्गदर्शन करता है, इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है आपका कि भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अभिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया। ऑप्शन ए पहला संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 44वां, ऑप्शन डी 46वां। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत मामले में शामिल मुद्दों में वाक एवं भाषण की स्वतंत्रता, जमींदारी भूमि का अधिग्रहण, व्यापार का राज्य का अधिकार आदि शामिल होता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के 3 और आधार जोड़े गए हैं, जिसमें लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और
अपराध के लिए उकसाना, साथ ही इनमें प्रतिबंधों को युक्तियुक्त और इस प्रकार की प्रकृति में न्याय संगत बना दिया है, तो इसके अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन ए इसके अंतर्गत सही होगा। नेक्स्ट आता है कि भारत में निम्नलिखित निकायों या संगठनों के बारे में विचार कीजिए। पहला आता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, दूसरा आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तीसरा आता है राष्ट्रीय विधि आयोग और चौथा आता है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। तो इसमें बताना है कि कौन से आपके सांविधिक निकाय आयोग है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी आता है सभी 4। तो इनमें से आपका जो एक संवैधानिक निकाय है वह केवल 1 है। चलिए तो उपयुक्त की व्याख्या जान लेते हैं इसके संदर्भ में कि किस तरीके से इसकी व्याख्या है। पहला तो आता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग की गठन शुरू में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया था और अब तक वर्ष 2016 तक आयोग में 7 बार इसे पुनर्गठित किया जा चुका है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरसन अधिनियम 2018 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया है और आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है एवं संविधान 102 बार संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के अधिनियम के तहत गठित किया गया है। दूसरा आता है भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई। यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की स्थापना संविधि के तहत की गई, जिसे मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 को संशोधित किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण अधिनियम, जिसमें भारत में एक अर्ध न्यायिक निकाय आयोग जिसे वर्ष 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था। और भारत का विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका गठन भारत सरकार की विधि एवं न्याय मंत्रालय विधि कार्य विभाग की एक अधिसूचना द्वारा विधि के क्षेत्र में अनुसंधान करने हेतु एक निश्चित विचारार्थ विषयों के साथ किया जाता है। साथ ही आयोग अपने विचारार्थ विषयों के अनुसार सरकार को सिफारिशें करता है। इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाते हैं। दूसरा कथन आता है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन पर इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने से इसे। और तीसरा आता है कि कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है तो आपको इसमें बताना है। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है ऑप्शन डी है, क्योंकि इसमें कोई भी कथन सही नहीं है। चलिए तो व्याख्या को देख लेते हैं इसकी कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का निर्वाचन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाता है तो उसके द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग एवं किए गए कृत्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख से पूर्व उस घोषणा के कारण अविधिमान्य नहीं होते हैं। इसमें पहला कथन गलत है। दूसरा आता है कि जब विधानसभा भंग हो जाती है तो सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन मतदान के करने के योग्य नहीं रह जाते हैं, भले ही राष्ट्रपति निर्वाचन से पूर्व विघटित विधानसभा के नवीन निर्वाचन ना हुए हों। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन इस आधार पर स्थगित नहीं किया जाएगा कि कुछ विधानसभाएं भंग कर दी गई हैं। तो आपका दूसरा कथन सही नहीं है। विधेयकों की सहमति के संदर्भ में देखा जाए तो जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे में राष्ट्रपति या तो घोषणा कर देगा वह विधेयक पर अपनी सहमति देता है या वह उस पर सहमति को रोक लेता है, बशर्ते यह विधेयक धन विधेयक ना हो। राष्ट्रपति विधेयक पेश करने के बाद सदनों में इस अनुरोध के साथ लौटा सकता है कि वे विधेयक या उसके किसी निर्दिष्ट प्रावधान को पुनर्विचार करेंगे और विशेष रूप से विधेयक पर विचार करेंगे। जब कोई विधेयक इस प्रकार से लौटाया जाता है तो सदन तदनुसार विधेयक पर पुनर्विचार करेगा और यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन के साथ बिना संशोधन के फिर से पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति वित्तीय मामलों से संबंधित मामलों में अपनी सहमति नहीं रोकेंगे। इसके कारण आपका तीसरा कथन भी गलत है। तो इस संदर्भ में आपके तीनों कथन के संदर्भ में उपयुक्त व्याख्या रही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये जो आपके क्वेश्चन सीरीज सॉल्व कराई जा रही है यह सेट बी है। सेट बी के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि यह सेट बी के अंतर्गत आपकी प्रश्नों की श्रृंखला है। भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि जब लोकसभा वित्त
विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। और दूसरा आता है कि जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती है और वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। लोकसभा या राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। तो इस तरीके से आपके ये 3 ऑप्शन रहे हैं। 3 ऑप्शन के अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसमें केवल एक ऑप्शन ही आपका सही होगा। चलिए तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि वित्त विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 के क्लॉज ए के तहत परिभाषित एक धन विधेयक है। यह अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट के रूप में भारत में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में सीमित शक्तियां होती हैं। लोकसभा द्वारा पारित होने और राज्यसभा को प्रेषित होने के बाद यह धन विधेयक को अस्वीकार और संशोधित नहीं कर सकती है। इसे 14 दिनों के भीतर सिफारिशों के साथ बिना सिफारिशों के विधेयक को वापस करना होगा। राज्यसभा द्वारा की गई किसी या सभी सिफारिशों को स्वीकार अस्वीकार करना लोकसभा के विवेक पर निर्भर करता है। वित्त विधेयक को धन विधेयक की सभी शर्तों के अधीन होने के कारण राज्यसभा केवल इस पर सिफारिश कर सकती है। राज्यसभा वित्त विधेयक में ना तो संशोधन कर सकती है, ना ही इसे स्वीकार अस्वीकार कर सकती है, और जैसा कि धन विधेयक पर भी यह लागू होता है, इसके संदर्भ में आता है। और संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल सामान्य विधेयकों और वित्तीय विधेयकों पर लागू होता है, ना कि धन विधेयकों या संविधान संशोधन विधेयकों पर। तो इस कारण से आपका तीसरा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है, इसमें मतलब कि पहले आने के पहले उसमें बताता है कि आपको किस संदर्भ में कथन दिए गए कि एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है तो ऑप्शन ए आता है कि राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है। दूसरा आता है कि ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती है। तीसरा आता है कि ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद के संग्रह करने हेतु अनुमति होती है। और चौथा कथन दिया गया है कि ऐसे क्षेत्र को लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि आपके कितने कथन सत्य हैं। तो इसमें आपके 3 कथन सत्य है और एक कथन इसमें गलत है। चलिए तो इनकी व्याख्या को जान लेते हैं कि WLPA अधिनियम की धारा 33 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा एक क्षेत्र के समुदाय प्रारक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के बाद राज्य का मुख्य वन्यजीव संरक्षक वन का शासकीय प्राधिकारी बना है। इस चीज़ की सहमति क्षेत्र में सभी निर्णयों के लिए आवश्यक होती है। एक वन को समुदाय प्रारक्षित घोषित करने के बाद वहां लोगों को शिकार करने की अनुमति नहीं होती है। दूसरा कथन सत्य है। तीसरा आता है कि लोग गैर इमारती वनोपज एकत्र कर सकते हैं और इसमें आपका चौथा कथन गलत है, क्योंकि झूम खेती जैसी कृषि पद्धतियों के लिए लोगों का इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहा गया है कि किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। दूसरा कथन दिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है और इससे छोटी इकाई ब्लॉकों में गांव के समूह होता है। और तीसरा होता है कि संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दे। तो उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सही है? तो इसमें केवल 2 ही कथन सत्य है, एक कथन आपका गलत है। चलिए तो जान लेते हैं अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। अनुसूचित क्षेत्र वे है जो 5वीं अनुसूची के पैरा 6A के क्लॉज 1 के तहत एक राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित किए गए, जिसमें कहा गया है कि संविधान में अभिव्यक्ति अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसे अभिप्रेत हैं जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अधिसूचित या अनुसूचित क्षेत्र घोषित करते हैं। किसी राज्य के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों का विनिर्देश संबंधित राज्य सरकार के परामर्श के बाद राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। किसी भी परिवर्तन, वृद्धि, कमी, नए क्षेत्रों को शामिल करने या अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित किसी भी आदेश को रद्द करने के मामले में यही लागू होता है। दूसरा कथन दिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों का गठन करने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला एवं ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण समूह होता है।
इस कारण से आपका दूसरा कथन सत्य है। और तीसरा कथन इस कारण से सत्य नहीं है क्योंकि यह संघ की कार्यकारी शक्ति उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्य को निर्देश देने तक विस्तृत है। अनुसूचित क्षेत्रों के साथ प्रत्येक राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे जो उस राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की रूपरेखा तैयार करेंगे। इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है आपका कि भारत के उच्चतम न्यायालय में कतिपय निर्णयों से यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 116 के क्लॉज 4 के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियाँ प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 355 तक सीमित होंगी। और दूसरा कथन आता है आपका कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 में प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका जो कथन सी है वो सही है, ये मतलब कि ऑप्शन सी सही है क्योंकि पहला कथन आपका सत्य है, दूसरा कथन आपका गलत है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण पर पिछले 7 दशकों के संवैधानिक फैसले में विभिन्न आरक्षण नीतियों की वैधता का निर्णय करते हुए लगातार दक्षता और योग्यता की धारणाओं का उल्लेख किया। न्यायालय ने कई निर्णय दिए हैं जिसमें इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1993, एम नागराज और अन्य बनाम भारत संघ 2006, संविधान के अनुच्छेद 16 के क्लॉज 4(1) के तहत बनाई गई आरक्षण नीतियाँ अनुच्छेद 335 के क्लॉज 2 द्वारा सीमित होती हैं जो कि प्रशासन की दक्षता बनाए रखने का प्रावधान करती है। इसमें पहला कथन सत्य है और दूसरा कथन इस कारण से सत्य नहीं है क्योंकि यह इसलिए किया गया है क्योंकि जब संविधान प्रशासन की दक्षता शब्द को परिभाषित नहीं करता है। सार्वजनिक सेवाओं और पदों की नियुक्तियां करने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावों पर विचार करते हुए यह तब किया जाता है जब संविधान प्रशासन की दक्षता के शब्द को परिभाषित नहीं करता है। इसके संदर्भ में आता है। इसमें जबकि सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों की अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के दावे पर विचार किया गया और तब तक संविधान की प्रशासन की दक्षता को परिभाषित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 21 नंबर का कि कथन 1 और 2 दिया गया। कथन 1 कहता है कि भारत अपने यूरेनियम निक्षेप या डिपोजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है। दूसरा कथन कहता है कि विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध यूरेनियम का होना आवश्यक होता है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन सी है वो सत्य है क्योंकि इसमें पहला कथन तो आपका सत्य है, दूसरा कथन गलत है। चलिए तो व्याख्या देख लेते हैं कि भारत में विद्युत का उत्पादन परंपरागत तापीय, परमाणु, जलीय एवं नवीनीकरण स्रोतों पवन, सौर, जैव आदि से होता है। हालांकि कोयला आधारित विद्युत संयंत्र विद्युत उत्पादन का सबसे प्रमुख स्रोत है जो कुल विद्युत उत्पादन में लगभग 75% की हिस्सेदारी रखता है। हालांकि विद्युत के उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध यूरेनियम की आवश्यकता नहीं होती है। यूरेनियम समृद्ध यूरेनियम 235 की सांद्रता बढ़ाने की प्रक्रिया है जो यूरेनियम का विखंडनीय समस्थानिक है जो परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया रख सकता है। असैन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए यूरेनियम को आमतौर पर यूरेनियम 235 के लगभग 3 से 5% तक समृद्ध किया जाता है जो हल्के जल रिएक्टरों के लिए पर्याप्त है जो आमतौर पर विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, जिस कारण से दूसरा कथन आपका गलत है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कहता है कि शिशुधानी स्तनी या मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं। कथन दूसरा कहता है कि शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। तो प्रयुक्त कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपके उसी तरीके से कथन दिए गए हैं। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है वह आता है ऑप्शन सी कि इसमें पहला कथन तो आपका सही है, दूसरा कथन गलत है। तो इसके अंतर्गत आपकी व्याख्या देख लेते हैं कि शिशुधानी स्तनी या मार्सुपियल स्तनधारी मार्सुपियालिया वर्ग के सदस्य होते हैं जो समय से पहले ही जन्म और मां के निचले पेट पर स्तन से जुड़े हुए नवजात शिशु के निरंतर विकास की विशेषता रखते हैं। उन्हें शिशुधानी वाले स्तनधारियों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वयस्क मादाओं में शिशुधानी होती है। युवा शिशुधानी स्तनी जिन्हें जायज कहा जाता है अपना अधिकांश प्रारंभिक विकास अपनी मां के शरीर के बाहर एक थैली में करते हैं। शिशुधानी स्तनी भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। धानी की 330 से अधिक प्रजातियां और उनमें से लगभग 2/3 ऑस्ट्रेलिया में
निवास करते हैं, जबकि अन्य मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में पाई जाती हैं। हालांकि शिशुधानी स्तनी विभिन्न आवासों में पनप सकती हैं, जो कि न केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास के मैदानों में रह सकते हैं, बल्कि वनीय क्षेत्रों में भी रह सकते हैं। उदाहरण के लिए शिशुधानी स्तनी की कुछ आबादी वर्षा वनों, रेगिस्तानों, वुडलैंड और सवाना में भी पाई जाती है। इस कारण से आपका दूसरा कथन गलत है, पहला कथन आपका सही है। नेक्स्ट आता है कि संक्रामक या इन्वेंसिव जीव जाति स्पीसीज विशेषज्ञ समूह जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है, निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है। ऑप्शन ए आता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन बी आता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन सी आता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कन्वेंशन फॉर एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। और ऑप्शन डी आता है कि प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि होना, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा कि इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय IUCN आता है। यह संक्रामक जीव जाति विशेषज्ञ समूह ISSTG आक्रामक प्रजातियों पर वैज्ञानिक और नीति विशेषज्ञों पर एक वैश्विक नेटवर्क है, जिसका गठन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण या IUCN को प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के तत्वाधान में किया जाता है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। यह ISSG ग्लोबल इन्वेंसिव स्पीसीज डेटाबेस का प्रबंधन करता है, जो विश्व भर के आक्रामक विदेशी प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ISSG अन्य ऑनलाइन संसाधनों जैसे कि एलियंस लिस्ट सर्व द इन्वेंसिव स्पीसीज कंपेंडियम, द ग्लोबल रजिस्टर ऑफ इंट्रोड्यूस्ड एवं इनोवेसिव स्पीसीज का भी रखरखाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार करना है आपको। पहला दिया गया है सेबपूछ मकाक, दूसरा दिया गया है मालाबार स्वीट और तीसरा दिया गया है सांभर हिरण। तो आपको बताना है इनमें से कि उपयुक्त में से कितने आमतौर पर रात्रिचर या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं। तो इसमें केवल 2 ही होते हैं जो सूर्यास्त के बाद सक्रिय होते हैं। चलिए तो व्याख्या देख लेते हैं। सेबपूछ मकाक जो होता है वह रात्रिचर प्राणी जात नहीं है, तो इस कारण से आपका पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है कि यह एक वृक्षवासी और दिनचर प्राणी है जो रात में पेड़ों पर सोता है, जिन्हें आमतौर पर उच्च वर्षावन कैनोपी में यह पाए जाते हैं। ये मकाक प्रादेशिक होने के साथ साथ संचरणशाली जानवर भी होते हैं। मालाबार स्वीट मुख्य रूप से रात्रिचर प्राणी जात होते हैं। यह एक छोटा मांसाहारी स्तनपायी है जो मूलतः भारत के पश्चिमी घाट के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी प्रकृति एकांत और गोपनीय, अर्थात इन्हें वनों में खोजना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इनका रात्रिचर व्यवहार शिकारियों से बचने में मदद करता है। दूसरा कथन सत्य है। तीसरा इसमें दिया गया है कि सांभर हिरण रात्रिचर होते हैं और वे आमतौर पर सुगंध और फूड स्टैंपिंग द्वारा संवाद करते हैं। ये पर्णपाती झाड़ियों और घास के सघन आवरण को भी पसंद करते हैं, तो इस कारण से आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोतों की दिशा व दूरी इंगित करने के दोलन नृत्य या बैगल डांस करता है। ऑप्शन ए तितली, ऑप्शन बी ब्याग पतंग, ऑप्शन सी मधुमक्खी, ऑप्शन सी बर्र। तो इसमें आपकी जो मधुमक्खी है वह बैगन डांस करती है। चलिए तो जान लेते हैं इसके संदर्भ में कि मधुमक्खियां अपनी कॉलोनी के साथ साथियों को खाद्य स्रोतों और नए घोंसलों के स्थान के बारे में बताने के लिए दोलन नृत्य करती हैं। इस नृत्य में मधुमक्खियां की संख्या 8 का पैटर्न बनाती हैं। गुरुत्व के सापेक्ष इनकी गति का कोण सूर्य के सापेक्ष खाद्य स्रोत की दिशा को इंगित करता है और सीधी गति की अवधि 36 से भोजन स्रोत की दूरी को इंगित करती है। वृद्ध मधुमक्खियों की तुलना में युवा मधुमक्खियों द्वारा दोलन नृत्य में अधिक त्रुटि की संभावना रहती है। इससे पता चलता है कि युवा मधुमक्खियां वृद्ध मधुमक्खियों से सीखती हैं। इस प्रकार मधुमक्खियों का दोलन नृत्य गुण मानव भाषा या सौंगवर्ण संचार की तरह जन्मजात भी होता है और इसे सीखना भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि कुछ छत्रकों या मशरूमों में औषधि है। दूसरा आता है कि कुछ छत्रकों में मना प्रभावी साइको एक्टिव गुण होते हैं। तीसरा आता है कि कुछ छत्रकों में कीटनाशी गुण होते हैं और चौथा आता है कि कुछ छत्रकों में जैव संदीप्तशील बायोल्यूमिनेसेंट गुण होते हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका जो कथन है इसमें चारों ही आपके कथन सत्य हैं। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि मशरूम जीवाणुरोधी प्रतिरक्षा प्रणाली में वृद्धि करने
और कोलेस्ट्रॉल को कम करने का कार्य करते हैं, जो जैव सक्रिय यौगिकों के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। इन गुणों के परिणाम स्वरूप मशरूम के अर्क का उपयोग मानव स्वास्थ्य में वृद्धि करने और आहार पूर्वक से रूप में किया जाता है। दूसरा आता है इसमें कि मैजिक मशरूम, जो कि साइको एक्टिव कवक, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका और विश्व के कई अन्य हिस्सों में उगते हैं। इनमें साइलोसाइबिन, साइलोसिन पाए जाते हैं, जो मति भ्रमकारी तथा श्रेणी एक में नियंत्रित पदार्थ होते हैं। कवक कीट की तरह विकसित होने और अनुकूलन करने में सक्षम जीव होते हैं। विगत कुछ वर्षों में कई सिंथेटिक कीटनाशकों के प्रति कीटों ने प्रतिरोधकता विकसित की है। परजीवी और मेजबान परभक्षी के बीच किसी भी अन्य संबंध की तरह कवक आधारित बायोपेस्टिसाइड्स या जैव कीटनाशक में किसी भी अनुकूलन के साथ विकसित होने की क्षमता होती है। ये मनुष्यों और अन्य वन्य जीवों के लिए भी गैर विषैले होते हैं। पूर्वोत्तर भारतीय वनों में एक मशरूम प्रलेखन परियोजना ने न केवल कवक की 600 किस्मों के बारे में सूचित किया है, बल्कि एक नई बायोल्यूमिनेसेंट या जैव संदीप्तशील गुण वाली मशरूम की किस्म की भी खोज की हुई है। तो इस कारण से आपका चौथा कथन भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि वे भूमि में बिल बनाकर अपनी नीड का निर्माण करती हैं। दूसरा आता है कि वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे दृढ़ फलों, नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती हैं। तीसरा आता है कि वे सर्वभक्षी होती हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें केवल एक कथन आपका सत्य है, तो ऑप्शन ए सही होगा कि भारतीय गिलहरियां पेड़ों के शीर्ष पर घोंसला बनाती हैं। तो ये आपका कथन पहला सही नहीं है। दूसरा आता है कि भारतीय गिलहरियां अपने घोंसलों में भोजन संग्रहण करती हैं और जमीन पर रहने वाली गिलहरियां अपने भोजन का संग्रहण करने के लिए अपने भूमिगत बिलों में अंदर अलग अलग स्थान बनाती हैं। और तीसरा आता है, इसमें तीसरा ही सिर्फ सही है, क्योंकि भारतीय गिलहरियां सर्वाहारी होती है और ये मुख्य रूप से मेवे और फल खाती है, लेकिन ये कभी कभी बीज, कीट, पक्षियों के अंडे भी खाती हैं। इस तरीके से आपका एक कथन सही है, 2 कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि कुछ सूक्ष्म जीव जल के क्वथनांक के ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। दूसरा कथन कहता है कि कुछ सूक्ष्म जीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। और तीसरा आता है कि कुछ सूक्ष्म जीव 3 से कम pH वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आपके ये कथन दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। तो आपके तीनों ही कथन इसके अंतर्गत सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं कि हाइपर थर्मोफिलिक या सुपर हीट लविंग बैक्टीरिया और आर्किया उच्च तापमान वाले वातावरण में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव जीवमंडल के हर भाग में रहते हैं। उनमें से कुछ कम तापमान पर भी विकास करने में सक्षम होते हैं। ये सूक्ष्म जीव समुद्री या ऊंचे पहाड़ों में रहते हैं। एसिडोफिल्स ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो अत्यधिक अम्लीय वातावरण में इष्टतम वृद्धि दिखाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। अत्यधिक एसिडोफिल्स जीव pH मान 3 वाले वातावरण में रहते हैं और मध्यम एसिडोफिल जो होते हैं 3 से 5 pH मान वाली स्थितियों में इष्टतम रूप से वृद्धि करते हैं। तो इसके संदर्भ में इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कि pH मान 3 से कम वाले होते हैं, और जो दूसरे मध्यम वाले होते हैं वह 3 से 5 वाले pH मान वाली स्थितियों वाले होते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है? तो ऑप्शन बी इसमें है, क्योंकि ओरंगुटेन जो होता है वह इस तरह का कार्य करता है। शोधकर्ताओं के द्वारा ओरंगुटेन की वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी के औजार के रूप में उपयोग करते हुए देखा है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जिसमें पहला दिया गया है एरोसोल, दूसरा फोम एजेंट, तीसरा अग्निमंदक, चौथा आता है स्नेहक या लुब्रिकेंट। उपयुक्त किताब में से बताने पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन सी होगा, क्योंकि केवल 3 होता है इसमें कि HFC पूर्ण रूप से मानव निर्मित है। ये मुख्य रूप से रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इंसुलेटिंग फोम, एरोसोल प्रोपेलेंट के उपयोग से उत्पादित होते हैं। इनका उत्पादन कुछ हद तक अग्नि सुरक्षा के रूप में सॉल्वेंट के उपयोग से होता है। तो आपका विकल्प सी सही है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि झीलम नदी बुलंद झील से होकर जाती है।
दूसरा कथन आता है कि कृष्णा नदी सीधी कोलेरू झील का भरण करती है। तीसरा आता है कि गंडक नदी के विसर्पण से कांवड़ झील निर्मित हुई है। तो उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सही है आपको बताना है। इसके अंतर्गत आपका जो पहला कथन है वो सत्य है, मतलब कि एक ही कथन इसमें सत्य है। चलिए तो व्याख्या देख लेते हैं कि बुलर झील एशिया की दूसरी बड़ी स्वच्छ झील है, स्वच्छ जल की झील है। यह भारत के जम्मू कश्मीर में बांदीपोरा जिले में अवस्थित है। बुलर झील के जल का मुख्य स्रोत झीलम नदी है। इस झील के केंद्र में एक छोटा सा द्वीप भी है जिसे जाइना लंक कहा जाता है। इस द्वीप का निर्माण जैनुल अबिदीन द्वारा कराया गया था। बुलर झील को प्राचीन काल में मौजूद सतीसर झील का अवशेष भी कहा जाता है। इस झील का परिसर एक लोकप्रिय सूर्यास्त बिंदु भी है। कोलेरू भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झीलों में से एक है। इसे अक्टूबर 1999 में एक अभ्यारण्य नामित किया गया था और राज्य के कृष्णा और पश्चिम गोदावरी जिलों के मध्य यह स्थित है। कृष्णा नदी प्रत्यक्ष रूप से कोलेरू झील को भरण नहीं करती है। कोलेरू झील को दो मौसमी नदियों बुडमेरू तमिलेरू से जल प्राप्त होता है, जो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। इसलिए कृष्णा नदी अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सहायक नदियों के माध्यम से कोलेरू झील के भरण करती है। गंडक नदी के विसर्पण से कांवड़ झील निर्मित नहीं हुई है, जो कि भारत में बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित ताजे जल की गोखुर झील है। बूढ़ी गंडक नदी के पुराने वितरणिका के विसर्प द्वारा कांवड़ झील का निर्माण किया गया था। बूढ़ी गंडक नदी एक पुराने वितरणिका के माध्यम से गंडक नदी के पूर्वी हिस्से के समानांतर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जिसमें पत्तन और जिस रूप से सुविख्यात है उसके बारे में दिया गया। कामराजार पोर्ट भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पत्तन है। दूसरा आता है मुंद्रा पोर्ट, जो कि भारत में निजी स्वामित्व वाली सबसे बड़ा पत्तन है। तीसरा आता है विशाखापट्टनम पोर्ट, जो कि भारत में सबसे बड़ा आधान पत्तन है। तो उपयुक्त में से आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें केवल दो युग्म ही सुमेलित है। अब व्याख्या देख लेते हैं। कामराजार पोर्ट, जो कि एनोर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत पहला प्रमुख पत्तन है। यह भारत का प्रमुख एकमात्र कॉरपोरेट निगम पत्तन है। इसे मार्च 1999 में भारत के 12वें प्रमुख पत्तन के रूप में घोषित किया गया था और अक्टूबर 1999 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एनोर पोर्ट लिमिटेड के द्वारा इसे शामिल किया गया। यह तमिलनाडु के चेन्नई बंदरगाह से लगभग 24 किलोमीटर उत्तर में कोरोमंडल तट पर स्थित है। इसके संदर्भ में आता है। इसकी और भी व्याख्या देखते हैं। मुंद्रा पत्तन, मुंद्रा पत्तन जो है गुजरात के कच्छ जिले में मुंद्रा के पास कच्छ की खाड़ी में उत्तरी किनारे पर स्थित भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक पत्तन है। यह अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन में है, जो अदानी समूह का एक हिस्सा है। यह वर्ष 1998 में एक निजी क्षेत्र के बंदरगाह के रूप में स्थापित किया गया था, जो अक्टूबर 2001 में शुरू हुआ था। यहाँ से विभिन्न प्रकार के कार्गो जैसे कंटेनर, बल्क या ढेर, ब्रेक बल्क, तरल रसायन, ऑटोमोबाइल आदि का आवागमन होता है। नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश में भारत के पूर्वी तट पर स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट नहीं है। यह भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है, जहां लोहे, एक्स, कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, कंटेनर आदि विभिन्न प्रकार के कार्गो का संचालन होता है। भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई के पास स्थित है। तो इस कारण से आपका तीसरा सही नहीं है, पहला दूसरा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। पहला आता है कटहल, जिसे आर्टोकॉर्पस हेटेरोफाइल्स कहा जाता है। दूसरा आता है महुआ, जिसे मधुका इंडिका कहा जाता है। और तीसरा आता है सागौन, टेक्टोना ग्रैंडिस, जो कि आपको बताना है कि उपयुक्त में से कितने पर्णपाती वृक्ष हैं। तो इसमें आपके केवल दो ही पर्णपाती वृक्ष हैं। तो व्याख्या देख लेते हैं कि कटहल सदाबहार लैक्टेस उत्पादक 25 मीटर ऊंचाई वाले वृक्ष हैं, जो भारत और मलेशिया के स्थानिक वृक्ष हैं, जो श्रीलंका, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में पाए जाते हैं। उनकी खेती बड़े फलों और लकड़ी हेतु की जाती है, जो आकार एवं स्वरूप में भिन्न होती है। महुआ के बारे में, महुआ एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है और यह मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार में पाया जाता है। सागौन के बारे में, सागौन भी एक उष्णकटिबंधीय दृढ़ लकड़ी वाला पर्णपाती वृक्ष है और यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का स्थानिक पेड़ है, लेकिन इनकी खेती कई अन्य क्षेत्रों में भी की जाती है। सागौन की लकड़ी को इसके स्थायित्व और जल प्रतिरोध हेतु महत्वपूर्ण माना जाता है और इसका उपयोग नाव निर्माण, फर्नीचर, नक्काशी और लिबास जैसे विभिन्न उद्देश्यों हेतु किया जाता है।
तो इस कारण से आपके 2 ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। दूसरा आता है चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है और चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक होती है। तो उपयुक्त तो ये आपको 3 कथन दिए गए हैं, इनमें बताना है आपका कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से आपके ऑप्शन बी सही है क्योंकि इसमें केवल 2 ही कथन सत्य हैं। चलिए तो इनकी व्याख्या को जान लेते हैं। पहला तो आता है इसमें कि कृषि योग्य भूमि के बारे में। कृषि योग्य भूमि वह भूमि होती है जिसका उपयोग फसलों को उगाने हेतु किया जा सकता है। कृषि योग्य भूमि देश की कृषि क्षमता और खाद्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण संकेतक होती है। विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुसार भारत के पास 156.1 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जो इसके कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 47% कवर करती है। चीन के पास 119.5 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जो उसके कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 12% है। और भारत के पास चीन की तुलना में अधिक कृषि योग्य भूमि है क्योंकि इसमें मैदानी और नदी घाटियों का एक बड़ा हिस्सा शामिल है जो खेती हेतु उपयुक्त है। चीन में अधिक पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्र हैं जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। सिंचित क्षेत्र का अनुपात भारत में लगभग 48% और चीन में 40 से 41% है। इसका मतलब यह है कि चीन की तुलना में भारत में सिंचाई के तहत कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत अधिक है। हालांकि चीन ने जल की कमी से निपटने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु सिंचाई के बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी जैसे बांध, नहर, पंप, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम से अधिक निवेश किया है। भारत की सिंचाई के लिए वर्षा व भूजल पर निर्भरता है जो परिवर्तनशीलता और कमी से प्रभावित है। कृषि में उत्पादकता को भूमि की प्रति इकाई क्षेत्र की उपज से मापा जा सकता है जो कि प्रति हेक्टेयर, एकड़ और उत्पादित फसल की मात्रा होती है। भारत कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता चावल हेतु 2.4 टन और गेहूं के लिए 3 टन है, जबकि चीन में यह चावल में 6.7 टन और गेहूं के लिए यह 5 टन होती है, जिसमें उपयुक्त में से आपका ये तीसरा कथन गलत है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर पर पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। तो इसमें ऑप्शन ए भीतर कर्णिका गरान या मैंग्रोव, ऑप्शन बी मरककनम लवण बेसिन, ऑप्शन सी नौपाड़ा अनूप, ऑप्शन डी कच्छ का रण। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वह सही है क्योंकि इसमें कच्छ का रण है। कच्छ के रण की व्याख्या देख लेते हैं कि कच्छ का रण गुजरात, भारत के थार राजस्थान में बृहद लवणीय दलदल है। कच्छ में वर्तमान समुद्र तट और बालू के टीलों का निर्माण लगभग 5000 वर्ष पहले शुरू हुआ, जो कि वर्षा रहित सैकड़ों वर्षों का परिणाम है। इन गंभीर जलवायु परिस्थितियों के कारण समुद्र का स्तर कम हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र तट के किनारे टीलों का निर्माण हुआ है। यहाँ पर ये सेशन को फिनिश करते हैं, मतलब कि ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा। पार्ट सेकंड में आपके पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत अभी हमने 35 क्वेश्चन को ही सॉल्व किया है, बाकी के जो आपके क्वेश्चन हैं उनको पार्ट सेकंड में कंप्लीट कराया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा पर जाकर आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।